गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को वैक्सीन के बारे में बताऊंगा। एक तो कितने टाइप की होती है, ये बॉडी के अंदर काम क्या करती है, क्यों लगवाना जरूरी होता है, इम्यूनोलॉजिकल इसका रिस्पांस कैसे आता है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं और लगवाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, प्रिकॉशन क्या होता है, इन सारे विषयों में बात करूंगा। इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल, डोज, इसके बारे में मैंने दूसरा वीडियो बनाया था, उसको जाके आप देख सकते हो। इस वाले में वीडियो में वैक्सीन के बारे में जानकारी दूंगा। टीकाकरण या वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, आपके बॉडी के अंदर एक खुद की मेमोरी सेल आ जाए किसी पैथोजन के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बन जाए। ये बेसिकली कंसेप्ट रहता है, ताकि जब कोई पैथोजन बाहर से आए तो आपका शरीर तैयार रहे उससे लड़ने के लिए। बेसिक कंसेप्ट ये रहता है। इम्यूनाइजेशन दो तरीके से होता है। इम्यूनाइजेशन मतलब आपकी बॉडी के अंदर किसी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं। एक तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, जिसको हम वैक्सीनेशन के द्वारा करते हैं, और दूसरा पैसिव इम्यूनाइजेशन है, जो कि पैसिव नेचुरल भी हो सकता है। मदर से बेबी को भी एंटीबॉडी आती है गर्भावस्था के दौरान, या जो मिल्क होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, उससे भी कोलेस्ट्रम के थ्रू एंटीबॉडी आती है। एक तो नेचुरल हो गया पैसिव इम्यूनाइजेशन, और दूसरा जिसको हम सिंथेटिक देते हैं। कुछ बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट में हमने एंटीबॉडी पहले से बना रखी है, सोर्सेज से इकट्ठा कर लिया है, कोई ह्यूमन बॉडी से इकट्ठा की है, कुछ एनिमल बॉडी से इकट्ठा की है। जैसे टिटनस के लिए प्री फॉर्म इम्यूनोग्लोबिन है, हेपेटाइटिस बी के लिए है, वेरिसेला जोस्टर्स के लिए है, मीजल्स के लिए है, डिप्थीरिया के लिए है। इन सारे बीमारियों के लिए प्री फॉर्म एंटीबॉडी है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब किसी को सडन एक्सपोजर हो जाए, उसके शरीर पहले से इम्यून नहीं है, तब हमें तुरंत के तुरंत उसको प्रोटेक्शन देने के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, इम्यूनोग्लोबिन लगाना पड़ता है। जैसे कि मदर को हेपेटाइटिस बी है और बच्चे को नहीं, उसके लिए हमें बर्थ पे हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के साथ में उसको इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है। बेसिकली वो शार्ट टाइम के लिए होता है। पर जो दूसरा टाइप है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिसके लिए हमें वैक्सीनेशन करना पड़ता है, ये लंबे समय तक चलता है। एक इसमें आपके बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पांस ऐसा जाता है, मेमोरी सेल आ जाता है उस पैथोजेंस को समझने के लिए। तो जैसे आप एक ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में जैसे हमने वैक्सीन लगा दिया, मैं टाइप ऑफ वैक्सीन बताऊंगा कि कितने टाइप की होती है। उससे पहले समझिए कि किसी को वैक्सीन लगा, जैसे ये वैक्सीन है, इसको मैंने अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पे इंजेक्ट कर लिया है। वैक्सीन को जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जो प्राइमरी रिस्पांस आता है वो थोड़ा सा स्लो रहता है, डिलेड रहता है। पहले बॉडी उसको आइडेंटिफाई करती है, प्रोसेस करती है, कुछ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस आता है उसको मारने के लिए, फिर बी सेल्स आते हैं, देन प्लाज्मा सेल फिर एंटीबॉडी बनाता है। ये सारी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा वायरुलेंट होगा तो आपकी बॉडी के ऊपर वो कंट्रोल कर लेगा, उसका प्रोलिफरेशन तेजी से होने लगता है। बेसिकली जो बीमारियां होती हैं उसमें इसी टाइप की प्रॉब्लम होती है। बट वैक्सीनेशन में क्या है, जो वायरुलेंस होता है उस बैक्टीरिया वायरस को, उसको हमने क्या है खत्म कर दिया है। सिर्फ जो इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी उसको रिटेन करते हैं वैक्सीन में। तो अब पहली बार हो गया तो आपकी बॉडी सेंसिटाइज हो गई, मेमोरी सेल उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि इस टाइप का वायरस बैक्टीरिया आ सकता है। वो मेमोरी सेल जाके आपके लिम्फ नोड के अंदर बस जाते हैं। अब अगर दोबारा से जो पैथोजेंस आएगा तो अब देखोगे ये दूसरा पीक आता है, सेकेंडरी जो रिस्पांस आता है। सेकेंडरी रिस्पांस में क्या समझ में आ रहा है कि अब की बार जो एंटीबॉडी का टाइटर है वो सडन हो रहा है, तुरंत के तुरंत एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बन रही है, तुरंत के तुरंत सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी आ रही है। अब इस केसेस में जो पैथोजेंस होगा, अगर अब रियल में पैथोजन आता है, पहली बार तो हमने क्या दे दिया है, पहली बार हमने दे दिया वैक्सीनेशन। अब अगर रियल में पैथोजन आता है सेकंड टाइम, तो उसको आपकी बॉडी अच्छे से कंट्रोल कर लेगी। ये जो वैक्सीनेशन का जो मूल प्रिंसिपल है, वो इस टाइप से वैक्सीनेशन काम करता है कि आपकी खुद की बॉडी को स्टिमुलेट करना कि वो तैयार रहे एंटीबॉडी बनाने के लिए। वैक्सीन कितने टाइप की हो सकती हैं, उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे। कुछ वैक्सीन होती है लाइव वैक्सीन, जिसमें जो वायरस बैक्टीरिया है वो जिंदा रहता है, लेकिन हमने अट्यूनिएट कर दिया उसको, उसकी जो वायलेंस प्रॉपर्टी थी, जो प्रोलिफरेशन की प्रॉपर्टी थी, उसको खत्म कर दिया है। जो इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी है बस वो बची है लाइव वैक्सीन में। जैसे कि पोलियो की लाइव वैक्सीन होती है, वेरिसेला जोस्टर की लाइव वैक्सीन होती है, MMR है उसकी लाइव वैक्सीन होती है। अब लाइव वैक्सीन में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहती है कि लाइव वैक्सीन के साइड इफेक्ट थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि कई बार ये वैक्सीन म्यूटेट कर सकती है। जो हमने वैक्सीन एक तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में बनाया है, लैब में बनाया है, वो म्यूटेट हो सकती है। तो बहुत ही रेयर, मतलब लाखों में 10 लाख में का साइड इफेक्ट होता है कि वैक्सीन उसी टाइप की तरह बिहेव करने लगती है जैसे नेचुरल वायरस या बैक्टीरिया होता है। एक तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है। दूसरा, ऐसे लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, जिनका शरीर उतना स्ट्रांग नहीं है, HIV का इन्फेक्शन है या हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, कोई कीमोथेरेपी चल रही है, या वो पहले से ही नेचुरली वो
थोड़ा सा लो इम्यून रिस्पांस है, उन केसेस में प्रॉब्लम होती है। पर लाइव वैक्सीन के साथ अच्छा ये है कि इसमें जो इम्यून रिस्पांस होता है काफ़ी लंबा तक चलता है, मतलब इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी मिलती है और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। मेमोरी सेल काफ़ी दिन तक रहते हैं, तो कई बार तो इस वैक्सीन में लाइफ लॉन्ग बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी है तो काफ़ी दिनों बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बूस्टर की हमें जरूरत पड़ती है। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया लाइव वैक्सीन। दूसरा जो है वो किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जैसे ये वायरस या बैक्टीरिया है, अब इसको हमने किल कर दिया है, या तो हीट से कर दिया या केमिकल से या आयोनाइजिंग रेडिएशन से, तो ये मर गया है। अब ये बॉडी के अंदर प्रोलिफरेट नहीं करेगा, सिर्फ जो इसकी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो बस बची है। अब इसमें मॉडरेट लेवल की आपको इम्यून रिस्पांस मिलेगा, ये मतलब ज़्यादा स्ट्रांग इम्यून रिस्पांस नहीं मिलता, पर अच्छी बात यह है कि बहुत ही सेफ टाइप की वैक्सीन्स होती हैं, बहुत सेफ होती है, इसमें ज़्यादा बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन आती है, जैसे ओरल होती है वैसे इंजेक्टेबल पोलियो की वैक्सीन भी आती है। तो आईपीवी है, पर्टूसिस की वैक्सीन है, रेबीज की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की लाइव भी वैक्सीन आती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए किल्ड वैक्सीन के, राइट। इसमें बूस्टर की जरूरत पड़ती है थोड़े दिन बाद, क्योंकि जो इम्यून रिस्पांस है बहुत दिन तक नहीं रहता। जो तीसरी टाइप की वैक्सीन है वो टॉक्साइड है। इसमें बैक्टीरिया नहीं बल्कि बैक्टीरिया कुछ एक्सोटॉक्सिन सिक्रेट करता है, जैसे कि टेटनस के केस में है, डिप्थीरिया के केस में उस एक्सोटॉक्सिन को हम बॉडी के अंदर देते हैं, तो इसमें और कम इम्यून रिस्पांस आता है। इसमें जो बूस्टर जो डोज होता है आपको ज़्यादा लगवाने की, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली लगवाने की जरूरत पड़ती है। तो टॉक्साइड हो गए तीसरे क्लासिफिकेशन। चौथी है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, जिसमें जो टॉक्साइड है उसको हम एक मीडिया देते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसी ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं कि वो ज़्यादा लंबे समय तक रहे, जैसे न्यूमोकॉकस की कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती है। और एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन भी होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी के केस में। ये कुछ क्लासिफिकेशन हो गए कि हम इस तरह से वैक्सीन को क्लासिफाई करते हैं। इन वैक्सीन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जैसा कि मैंने बताया, तो बूस्टर डोज देने में, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी में कितना ज़्यादा रिस्पांस देंगी, और साथ में बूस्टर डोज की हमें ज़रूरत है कि नहीं है। अब बात करते हैं इनके साइड इफेक्ट। देखिए, जितने भी तरह की वैक्सीन होती हैं काफ़ी फेज से गुजरती है। अगर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो इनका ट्रायल होता है, एक प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, जिसको लैब के अंदर पहले वैक्सीन का टारगेट ग्रुप हम आइडेंटिफाई करते हैं। वो लैब के अंदर टेस्टिंग होगी कि अच्छा ये इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी इसमें अच्छी है या इससे इसका इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी आती है। फिर उसको एनिमल्स पे ट्राई करते हैं, वो प्री क्लिनिकल फेज है, उसमें काफ़ी समय लगता है। फिर क्लिनिकल फेज आती है। क्लिनिकल फेज में पहले एक छोटे से इंसानों के ऊपर ग्रुप पे टेस्ट किया जाता है, उसके इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी देखी जाती है। फिर फेज 1 हो गया, फिर फेज 2 आता है क्लिनिकल ट्रायल का, फिर फेज 3 आता है। तो ये काफ़ी लंबा समय लगता है, 2 साल 3 साल, कई बार 4 साल का समय रहता है। तो पहले उसकी हमने देख लिया इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी कितनी है, राइट, पोटेंसी देखा, फिर इफिकेसी देखते हैं कितने लोगों में इस तरह से ये काम करती है, फिर कितनी सेफ्टी है ये देखना बहुत। तो ये इतने ट्रायल से गुजर चुकी रहती है वैक्सीन इतने सारे लोगों में। अब डाटा सारी वैक्सीन का हमारे पास काफ़ी अच्छा है, इसलिए बहुत ही सेफ, सारी की सारी वैक्सीन बहुत सेफ है। कोई इनके बहुत मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। जो साइड इफेक्ट आते हैं वो ज़्यादातर, एक साइड इफेक्ट जो सबसे खतरनाक टाइप के बोल सकते हो वो लाइव वैक्सीन के आता है। लाइव वैक्सीन के साइड इफेक्ट इसलिए आ सकता है कि वो लाइव वैक्सीन चूंकि जिंदा वायरस बैक्टीरिया रहते हैं, तो हो सकता है कई बार वो जिस होस्ट के अंदर डाला, जिस इंसान के अंदर हमने वैक्सीन डाला उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए। वो बहुत ही रेयर है, पर यूजली ज़्यादातर केस में, जैसे टॉक्साइड की वैक्सीन है या किल्ड वैक्सीन है, इस केसेस में क्या होता है, जहाँ पे इंजेक्शन साइड है वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, कोई हल्का सा फोड़ा फफोला बन सकता है, राइट, इस तरह के फीवर आ सकता है। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है उसमें चूंकि 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है, डीपीटी है, चाहे हेपेटाइटिस बी है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, तो पेंटावेलेंट के साथ चांसेस रहते हैं कि फीवर आ जाए। दूसरी वैक्सीन के साथ फीवर आ सकता है, माइल्ड डायरिया हो सकता है कुछ वैक्सीन के साथ, जिस अगर पैर में लगी है तो पैर में बेबी को चलने में 1-2 दिन दिक्कत हो सकती है, हाथ में दर्द बना रह सकता है। तो इस तरह की बिल्कुल बेसिक साइड इफेक्ट हैं जो इजीली ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस में रेसेस आ सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि जो डिफरेंट वैक्सीन में स्टेबलाइजर यूज किया जाता है उसके कारण से एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो जनरली इस तरह के साइड इफेक्ट आते हैं। जो टॉक्साइड है, जैसे डीपीटी का है, टीटी है, इन सब में बहुत ही कम होता है साइड इफेक्ट। जो किल्ड वैक्सीन होती है, आईपीवी है, रेबीज की वैक्सीन है, पर्टूसिस की, इसमें जो ओरल की पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन में यही बताया मैंने कि लाखों में
एक आध में किसी में हो सकता है कि पोलियो वैक्सीन इंड्यूस पैरालिसिस हो जाए, या जो मीजल की वैक्सीन है वो जो उसका सबसे सीरियस या सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है कि कुछ केसेस में वो निमोनिया करा सकती है। पर ये सारी चीज़ें लाखों में एक में होती है। निमोनिया करा सकती है, मस्तिष्क के अंदर इन्फेक्शन करा सकती है, मतलब इंसेफ्लाइटिस करा सकती है। तो स्पेशली जो लाइव वैक्सीन है, मतलब मीजल की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, इन सब के साथ ये हो सकता है। तो मोटे तौर पे ये सारी की सारी वैक्सीन बहुत सेफ है। फिर भी अगर किसी को ऐसा साइड इफेक्ट बेबी के अंदर आता है, स्पेशली वो साइड इफेक्ट जिसमें लगता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, या पैर में चलने में दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा लगता है कि पैर में पैरालिसिस टाइप का हो रहा है, कमजोर हो रहा है पैर, उस केस में तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। स्पेशली अगर पीडियाट्रिशियन मिल जाए तो। ये कुछ इसके हो गए साइड इफेक्ट। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी प्रिकॉशन की। प्रिकॉशन हमें क्या लेना चाहिए, और ये जब भी वैक्सीन लगवाना है तो हमें क्या जानना जरूरी होता है वैक्सीन लगवाते समय। इंपॉर्टेंट बात है कि वैक्सीनेशन सारे बच्चे को लगवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है, उसकी फैमिली में भी दूसरे बच्चे होंगे उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपके आसपास जो सोसाइटी है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो सारे बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। काफ़ी ये सेफ वैक्सीन होती है। बाहर अगर आप लगवा रहे हैं प्राइवेट में तो कोशिश करें पीडियाट्रिशियन से लगवाएं, वो नहीं हो तो दूसरे डॉक्टर से लगवा सकते हैं। गवर्नमेंट में अमूमन नर्सेस, आशा, एएनएम ये सारे लोग लगाते हैं, पर वो इतनी ज़्यादा उनको प्रैक्टिस हो जाती है कि काफ़ी वो अच्छे से लगवा पाते हैं। डोज साइट कब लगता है, राइट, उनको काफ़ी अच्छे से जानकारी रहती है। इसके अलावा आप टाइमिंग का थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि जब शेड्यूल हुआ है वैक्सीनेशन उसी समय लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकते। एक हफ्ते 2 हफ्ते मतलब 10-15 दिन की आगे पीछे हो सकता है। पर अब इसमें क्या है, टाइमिंग का सारा रोल है। जैसे एक वैक्सीन का डोज लगता है तो एक ही तरह के वैक्सीन के 2 डोज के बीच में 1 महीने का समय देना चाहिए। 1 महीने हो गए, 1 महीने से कम नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस है वो तभी अच्छे से आता है जब ऐसे एक निश्चित पीरियड में दिया जाए। इसलिए ज़्यादा टाइम आगे पीछे नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। कोई अगर सीरियस साइड इफेक्ट आता है जैसे कि निमोनिया हो जाना, या झटके आना, या बहुत ही तेज फीवर आ रहा है, पैर में कुछ लग रहा है कि कुछ चलने में दिक्कत हो रही है, उसको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। और ऐसे बेबी जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जिनका शरीर कमजोर है, जैसे कि HIV के इन्फेक्शन में हो जाता है, हेपेटाइटिस बी है, टीबी किसी को हो जाए, किसी को किसी तरह का कैंसर है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हुआ है, सॉलिड आर्गन लीवर किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, इन सब केसेस में शरीर कमजोर रहता है। इन सारे केसेस में जो लाइव वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, या MMR की वैक्सीन है, मीजल्स की है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, ये सारी वैक्सीन देने से पहले हमेशा पीडियाट्रिशियन से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि ये वैक्सीन उन केसेस में खतरनाक हो सकती है, बेसिकली कंट्राइंडिकेटेड रहती है। तो आपको तुरंत सलाह ले लेनी चाहिए। 2 वैक्सीन एक साथ लग रही हैं तो अलग अलग साइड पे लगवाएं। अगर कोई पैर में लग रही तो दूसरी हाथ में लगेगी, एक दूसरे हाथ में लगेगी। कुछ चीज़ें आपको वैक्सीन के बारे में भी जानने की जरूरत होती है कि कुछ वैक्सीन होती हैं जो एक ही वायरस के अगेंस्ट में 2 तरह की किल्ड भी वैक्सीन आती हैं, लाइव भी वैक्सीन आती हैं। दोनों का डोज अलग होता है। कोई एक वैक्सीन दी जाती है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए की अगर लाइव वैक्सीन है तो सिर्फ 1 डोज, सिंगल डोज है। अगर उसी की किल्ड वैक्सीन लोगे तो 2 डोज है। ऐसे ही जो फ्लू होता है, फ्लू की 2 तरह की वैक्सीन आती हैं। एक लाइव वैक्सीन है जो स्प्रे नेजल मिलता है, और एक इंजेक्टेबल होता है। पोलियो की 2 तरह की वैक्सीन है, ओरल भी वैक्सीन आती है, इंजेक्टेबल। तो एक ही बीमारी के लिए 2 तरह की वैक्सीन आ सकती है। अगर 2 तरह की वैक्सीन अलग अलग टाइप की हैं तो उनका जो टाइमिंग है, डोज, वो अलग होगा। और कुछ जो वैक्सीन होती है उसमें बहुत सारी बीमारियां कंबाइंड रहती हैं, जैसे कि पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 बीमारियां हैं, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस के अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी है। जैसे MMR में 3 तरह के वायरस इंक्लूडेड। DPT की वैक्सीन है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन रहती है, तो आपको समझना पड़ेगा एक वैक्सीन लगी तो हो सकता है वो 4-5 बीमारियों को भी कवर कर ली हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सरकारी जो शेड्यूल होता है वैक्सीनेशन का वो अलग होता है, उसमें एकदम जो ज़रूरी वैक्सीन होती हैं वो होती हैं। और प्राइवेट में अगर आप लगवाओगे तो कुछ ज़्यादा वैक्सीन आ जाती हैं, चूँकि काफ़ी महंगी होती हैं पर ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीन हैं। आपके पास टीकाकरण का एक चार्ट रहता है, उसको संभाल के रखना है, बीच बीच में आपको देखते रहना। मोटे तौर पे बर्थ पे लगता है वैक्सीन, फिर 6 वीक पे लगता है, फिर 10 वीक, फिर 14 वीक्स, फिर 9 मंथ पे, फिर इसके बाद 1 साल में, 16 महीने से लेकर 24 महीने के बीच में, मतलब 2 साल में, फिर 5 साल में, 10 साल में, उसके बाद फिर 20 साल में। कुछ कुछ के बूस्टर लगते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ वैक्सीन लगती हैं, टिटनस की लगवा सकते हैं, हेपेटाइटिस बी की लगवा सकते हैं,
फ्लू की वैक्सीन लग सकती है। सारा मेरा बताने का मकसद ये था वैक्सीन के बारे में कि आपको पूरा एक टोटल नॉलेज होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको लगभग सारी जानकारी वैक्सीन के बारे में हो गई कि आपकी बॉडी में क्या करती है और क्यों लगवाना जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।